1939 में शिक्षिका वेरा ग्रीष्मकालीन नौकरी की तलाश में है। इसाक एजेंसी में भर्ती करता उसे ओवेंस के लिए एक सहायक के रूप में एक पद प्रदान करता है, यह टिप्पणी करते हुए कि उसे विशेष रूप से उनके द्वारा चुना गया था। वेरा सावधान रहती है क्योंकि वह नहीं सोचती कि वह इस पद के लिए उपयुक्त है, लेकिन जब वह देखती है कि ओवेंस ने पहले ही पैसे भेज दिए हैं, तो वह अपना विचार बदल देती है। इस बीच इसहाक के सचिव ओवेंस की विशेष पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए निमंत्रण पत्रों का एक समूह लिख रहे हैं। शहर के एक दूसरे कोने में एक ब्रॉडकास्टर को कुछ पंक्तियों को रिकॉर्ड करने के लिए काम पर रखा जाता है, जो कथित तौर पर एक नाटक में उपयोग की जाएंगी। कुछ दिनों बाद वेरा अपनी नई नौकरी के लिए ट्रेन में है और खिड़की से लटकी एक खतरनाक रस्सी की कल्पना किए बिना नहीं रह सकती। जब उसे पता चलता है कि फिलिप उसे घूर रहा है, तो वह और भी असहज हो जाती है, इसलिए वह बैठने के लिए एक नई जगह की तलाश करती है और व्यवसायी विलियम के पास चलने के बाद वह एक सेवानिवृत्त जज लॉरेंस के साथ उसी केबिन में पहुंच जाती है। पास की एक सड़क पर डॉक्टर एडवर्ड जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगभग एक दुर्घटना में पड़ जाता है जब वह एंथोनी के पास से गुजर जाता है, जो एक पागल की तरह गाड़ी चलाता है। कुछ घंटे बाद ये सभी लोग जनरल जॉन के साथ डॉक पर सोल्जर द्वीप के लिए नाव लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां पार्टी आयोजित की जाएगी। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि ओवेंस नहीं पहुंचे हैं। बटलर थॉमस और उनकी पत्नी एथेल समझाते हैं कि मेजबान बाद में आएंगे और उन्हें अंतिम 2 मेहमानों से मिलवाएंगे जो पहले अपने दम पर यहां आए थे, एंथनी और एमिली। इसके बाद मेहमान अपने कमरों में आराम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। विलियम दूसरों के बारे में कुछ नोट्स लेता है, क्योंकि किसी तरह उसके पास पहले से ही सभी के नामों की पूरी सूची थी। फिलिप अपने सूटकेस से एक बंदूक निकालता है, जिसे वह रात की मेज पर छिपा देता है, और एंथोनी एक अवैध ऊपरी के साथ मजे करता है। मेहमानों को यह भी पता चलता है कि घर के हर कमरे में 10 सोल्जर्स नामक एक फ्रेम की हुई कविता है, जो 10 आदमियों की कहानी कहती है जो भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए और एक-एक करके अलग-अलग तरीकों से मर गए। बाद में वेरा घर के चारों ओर एक नजर लेती है और नीचे की सीढ़ियों में समाप्त हो जाती है। केवल एथेल द्वारा रोका जाता है, जो बताता है कि यह क्षेत्र केवल कर्मचारी है। वेरा बताती है कि उसे एक सहायक के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन एथेल ने उसे बताया कि ओवेंस ने उसे अतिथि के रूप में व्यवहार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शाम को एक गोंग के साथ रात के खाने की घोषणा की जाती है और मेहमान भोजन कक्ष में इकट्ठा होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मेज के बीच में कविता से 10 सैनिकों के मिलान के लिए 10 मूर्तियां हैं। रात का खाना अच्छा जाता है, बहुत सारी बातचीत होती है, फिर भी ओवेंस अभी भी दिखाई नहीं देते हैं और थॉमस बताते हैं कि उनकी जांच करने के लिए कोई टेलीफोन नहीं है। जब बातचीतकारों के मामले को छूती है, तो एडवर्ड को पता चलता है कि एंथनी ही वह आदमी है जिसने उसे सड़क से भगाया था, लेकिन एंथोनी ने इससे इनकार किया और एक बहस छेड़ दी। अन्य मेहमानों ने जल्दी से इसे काट दिया। एंथोनी ने एक बहुत ही नकली माफी मांगी। रात के खाने के बाद शांति भंग हो गई जब एक वक्ता से एक अजीब सी आवाज सभी मेहमानों पर हत्या का आरोप लगाने के लिए आगे बढ़ती है, यहाँ तक कि उनके पीड़ितों के नाम का भी उल्लेख करती है। सभी मेहमान इससे नाराज हैं और स्पष्टीकरण की मांग करते हैं, इसलिए थॉमस उन्हें उस कमरे में ले जाता है जिसे वेरा ने पहले देखा था और खुलासा किया कि यह एक रिकॉर्डिंग थी। उस समय आवाज स्टाफ के सदस्यों पर भी हत्या का आरोप लगाती है और थॉमस को एथेल की जांच के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि उसे पैनिक अटैक आ रहा है जिससे वह बेहोश हो जाती है। जबकि थॉमस एथेल को उसके कमरे में ले जाता है ताकि एडवर्ड उसकी जांच कर सके, एंथनी घबरा जाता है और विलियम को जवाब मांगने के लिए पकड़ लेता है, क्योंकि माना जाता है कि वह ओवेंस के करीबी दोस्त थे। विलियम के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह एक जासूस है, न कि एक व्यापारी। एडवर्ड एथेल को सोने में मदद करने के लिए एक हल्की दवा तैयार करता है और उसके जाने के बाद एथेल को खोजे जाने के बारे में पता चलता है, लेकिन थॉमस उसे चुप रहने के लिए कहता है। एक क्षण बाद हर कोई इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होता है कि क्या हुआ था, और थॉमस बताते हैं कि ओवेंस ने उन्हें रात के खाने के बाद रिकॉर्ड खेलने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्हें इसकी सामग्री का कोई पता नहीं था। थॉमस इसे नहीं खेलता अगर वह जानता और समझाता कि उसने और उसकी पत्नी ने किसी को नहीं मारा, लेकिन फ्लैशबैक में यह दिखाया गया है कि उसने अपने पिछले नियोक्ता को मारने के लिए एक तकिए का इस्तेमाल किया था, जबकि एथेल देखता था। एंथोनी और एमिली यह जानने से इनकार करते हैं कि रिकॉर्डिंग किस बारे में बात कर रही थी, और एडवर्ड बताते हैं कि रिकॉर्डिंग द्वारा उल्लिखित नाम एक सर्जिकल रोगी था जिसकी प्रक्रिया में सामान्य जटिलताएं थीं और बच नहीं पाई। जॉन का कहना है कि उसका संभावित शिकार सिर्फ एक सैनिक था जो युद्ध में मर गया था, और लॉरेंस बताते हैं कि उसने एक अपराधी को मौत की सजा दी थी जिसे हर कोई निर्दोष समझता था, लेकिन एक न्यायाधीश के रूप में उसके पास अतिरिक्त सबूत तक पहुंच थी। विलियम का आदमी जेल में रहते हुए अपनी ही गंदगी में डूब गया, और वेरा ने एक छोटे बच्चे के लिए गवर्नेस के रूप में काम किया जो चुपके से समुद्र में डूब गया जब उसे तैरना नहीं आता था। ये सभी स्पष्ट रूप से दुर्घटनाएं थीं, लेकिन फिलिप अपने स्वयं के मामले से इनकार नहीं करता है और स्वीकार करता है कि उसने अफ्रीका में 21 लोगों को मार डाला। बाकी सभी लोग उसे एक राक्षस कहते हैं, लेकिन फिलिप बताते हैं कि वह नौकरी पर था और नियमित सैनिकों से अलग नहीं था। यह एंथनी को अचानक नामों को याद करने के लिए प्रेरित करता है। वे 2 बच्चे थे जो अंधेरे में खेल रहे थे और वह गलती से अपनी कार से उन पर चढ़ गया। हालांकि उसकी याद में यह स्पष्ट है कि उस समय दिन का समय था और वह पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। अपनी कहानी सुनाने के बाद एंथनी ने अपनी ड्रिंक का एक और घूंट लिया और अचानक उसका दम घुटने लगा। अन्य मेहमान सावधानी से उसे फर्श पर नीचे लाते हैं, लेकिन जब एडवर्ड उसे देखता है तो वह एंथनी के पहले ही मृत होने की पुष्टि करता है। पुरुष शव को एंथोनी के कमरे में ले जाते हैं और अवैध ऊपरी सामान ढूंढते हैं, लेकिन विलियम उन्हें छुपाने से मना करता है क्योंकि यह अब एक पुलिस जांच है। बाद में हर कोई बिस्तर पर जाने और सुबह जाने के लिए सहमत होता है। एथेल को अपराध की रात के बारे में बुरे सपने आते रहते हैं, लेकिन दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक से उसका सपना बाधित हो जाता है। एडवर्ड खून और ग्लानि से भरे उस ऑपरेशन के बारे में दुःस्वप्न में भी रात बिताता है जो गलत हो गया था। वह सुबह थॉमस द्वारा अचानक उठा है, जो चाहता है कि वह अपनी पत्नी की जांच करे।
दुर्भाग्य से एडवर्ड के वहां पहुंचने तक वह केवल पुष्टि कर सकता है कि एथल को मरे कुछ ही घंटे हुए हैं। इस बीच फिलिप फैसला करता है कि वह अपनी बंदूक के साथ नाश्ता करने जाएगा। जब वह अपना कमरा छोड़ता है तो वह पाता है कि विलियम एंथनी के शरीर को देख रहा है और एक महत्वपूर्ण खोज कर रहा है। एंथोनी के मुंह से साइनाइड की गंध आ रही है। एडवर्ड वेरा से टकराता है, जो उसे खाने के कमरे में यह दिखाने के लिए लाता है कि अब मेज पर केवल 8 मूर्तियां हैं। एडवर्ड उसे गंभीरता से नहीं लेता है और उसके जाने के बाद वेरा को अपने पुराने नियोक्ता ओलिविया का एक विजन आता है, जो उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उसने बच्चे को खो दिया था। वह, ओलिविया और बच्चा सिरिल समुद्र तट पर एक अच्छा दिन बिता रहे थे और ओलिविया को सिरिल को तैरने के लिए डांटना पड़ा जब वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। बाद में वे सिरिल के चाचा ह्यूगो से जुड़ गए, जिनसे वेरा को तुरंत प्यार हो गया। एक क्षण बाद सभी ने थॉमस द्वारा तैयार किया गया नाश्ता किया और वेरा ने मूर्तियों के बारे में पूछने पर जोर दिया, लेकिन अन्य लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने उन्हें नहीं छुआ। वेरा अभी भी चिंतित है क्योंकि एंथनी और एथेल की मौत कविता की पंक्तियों से मिल खाती है और वह सोचती है कि एंथनी जैसे स्वस्थ युवा पुरुष कहीं से भी नहीं मरते हैं। वह सोचती है कि एडवर्ड अपने साथ दवाइयां क्यों लाया था यदि वह किसी पार्टी के लिए आया था और काम के लिए नहीं। एडवर्ड को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि वह श्रीमती ओवेन का इलाज करने वाला था। वेरा अभी भी सोचती है कि उन्हें उसके बैग की जांच करनी चाहिए और एडवर्ड अंत में देता है, लेकिन केवल इशारा करने के बाद ही उन्हें लॉरेंस की चीजों की भी जांच करनी चाहिए क्योंकि एडवर्ड ने उसे अपने क्लिनिक में कैंसर वार्ड में देखा था। दोनों सूटकेस की जांच की जाती है, लेकिन उन्हें केवल हल्की दवाई मिलती है, कुछ भी खतरनाक नहीं है और नाराज एडवर्ड बदला लेने के लिए वेरा का सूटकेस खोल देता है। बाद में फिलिप अकेले में वेरा के पास जाता है और समझाता है कि उसने वेरा से उसकी सच्चाई के बारे में पूछने से पहले हीरो के लिए उन आदमियों को मार डाला, लेकिन वेरा अपनी कहानी पर कायम है। वह बच्चे से प्यार करती थी और उसे बचाने की कोशिश में लगभग डूब भी गई थी। इस बीच जॉन अपना सामान पैक कर रहा था और उस दिन को याद कर रहा था जब उसका दोस्त हेनरी मरा था। युद्ध के दौरान जॉन को हेनरी की जैकेट में अपनी पत्नी के पत्र मिले क्योंकि जॉन की पीठ के पीछे उनका अफेयर चल रहा था। जब उसने हेनरी को फिर से देखा तो जॉन ने नाटक किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही हेनरी घूमा जॉन ने उसे गोली मार दी। नीचे फिलिप थॉमस से अधिक जानकारी के लिए पूछ रहा है और थॉमस बताता है कि वह और उसकी पत्नी एक सप्ताह के लिए द्वीप पर थे, लेकिन उन्होंने आपूर्ति के साथ आए नाविक को छोड़कर कभी किसी को नहीं देखा। फिलिप को लगता है कि ओवेन्स द्वीप पर कहीं छिपे हुए हैं और विलियम उसके साथ खोज करने के लिए सहमत है। जब वे एक साथ इधर-उधर देखते हैं, विलियम फिलिप को बताता है कि उसका कैदी उसकी कोठरी में कैसे गिर गया, लेकिन यह पता चला कि विलियम ने वास्तव में गरीब आदमी को पीट-पीट कर मार डाला था। जॉन कुछ ताजी हवा के लिए भी बाहर है और जब वेरा उसकी जांच करता है तो वह स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी युद्ध के बाद इन्फ्लुएंजा से मर गई और उसे पछतावा है कि उसने उसे खुश नहीं होने दिया। वह यह भी सोचता है कि नाव नहीं आएगी और वे यहाँ फंस गए हैं। वेरा के जाने के बाद जॉन को हेनरी का पीछा करते हुए एक दृष्टि दिखाई देती है। घर में एक शराबी एडवर्ड फिलिप और विलियम की खोज में शामिल हो जाता है। वे एंथनी के कमरे से एक आवाज सुनते हैं और फिलिप अपनी बंदूक के साथ दौड़ता है, लेकिन यह केवल थॉमस है जो उस कमरे में संग्रहित एक शिविर बिस्तर की तलाश कर रहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी के शरीर के बगल में सोना नहीं चाहता था। मेहमानों के विपरीत नाव आने पर उसे जाने की अनुमति नहीं है। इस बीच वेरा एमिली की ऊन की मदद करती है और उसकी कहानी सुनती है, जिसे वह पुरुषों के सामने साझा नहीं करना चाहती थी। एमिली ने एक संस्थापक लड़की को अपनी नौकरानी के रूप में रखा था और उसे वह सब कुछ सिखाया जो वह जानती थी। लेकिन लड़की मुश्किल में पड़ गई और एमिली ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, इसलिए लड़की ने अपने लिए सब कुछ खत्म कर दिया। वेरा के चाय के लिए अंदर जाने के बाद एमिली ने देखा कि एक तूफान आ रहा है, लेकिन पक्षी वास्तव में अजीब हैं। जब वह जांच करने के लिए करीब आती है तो उसे पता चलता है कि पक्षी जॉन के ऊपर उड़ रहे हैं, जो अब मर चुका है। एक क्षण बाद लोग जॉन के शरीर को अंदर लाते हैं और विलियम पुष्टि करता है कि यह निस्संदेह हत्या है। वेरा फिर से मूर्तियों की जांच करती है और नोटिस करती है कि एक और गायब हो गई है। यह याद करते हुए कि कैसे वह सिरिल को बचाने में विफल रही और इन सभी मौतों से डर गई, वेरा चीजों को खत्म करने के लिए समुद्र तट पर जाती है, लेकिन लॉरेंस उसे रोकता है और उसे घर में वापस लाता है। मेहमानों के पास चीजों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक है और फिलिप से उसकी बंदूक के बारे में पूछकर शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया था, ओवेन के आदेश के तहत उन्हें इसहाक द्वारा भी काम पर रखा गया था, जिन्होंने उन्हें आवश्यक होने पर कार्य करने के लिए तैयार एक भाड़े के सैनिक के रूप में आने के लिए अच्छा भुगतान किया था। लॉरेंस आया था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसका एक दोस्त यहाँ आने वाला है। एमिली आई थी क्योंकि श्रीमती ओवेन की शिक्षा पर उनके काम में रुचि थी। विलियम को बताया गया था कि कोई झूठे बहाने के तहत आएगा और एक पुलिस वाले की जरूरत होगी, इसलिए ओवेन ने एक मेहमानों की सूची और एडवर्ड श्रीमती ओवेन के लिए एक डॉक्टर के रूप में आए। हालांकि सभी को ये निमंत्रण पत्रों के माध्यम से मिला और ओवेन से कभी नहीं मिला। उस समय लॉरेंस को पता चलता है कि पत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारंभिक अक्षर यूएन ओवेन थे, जो अज्ञात जैसा लगता है। लॉरेंस सोचता है कि यह एक पहेली है और हत्यारा उनमें से एक है। इस बीच थॉमस को पता चलता है कि फ्रिज से कुछ लीवर और किडनी गायब हैं। नाव कभी नहीं आती, इसलिए जब रात होती है तो सभी सो जाते हैं और अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। एमिली सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है और जब अपनी नौकरानी को अपने बगल में प्रकट होते हुए देखती है तो वह भयभीत हो जाती है। अगली सुबह एडवर्ड ने सभी को जगाने के लिए गोंद को बुरी तरह नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने थॉमस को मरा हुआ पाया। हत्यारे ने एक बार फिर कविता का मिलान करते हुए और वेरा को सही साबित करते हुए एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। जबकि फिलिप और विलियम शरीर को अपने कमरे में ले जाते हैं, वेरा कॉफी बनाती है, लेकिन एमिली इसे नहीं पीती क्योंकि वह इस पर भरोसा नहीं कर सकती। एडवर्ड निजी तौर पर लॉरेंस के पास जाता है और सभी को अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए माफी मांगने के बाद वह उससे एक गठबंधन के लिए कहता है, जिसे लॉरेंस स्वीकार कर लेता है। कुछ समय बाद वेरा घर से गुजर रही थी जब उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे चौंका देता है और मूर्तियों की जांच करता है, किसी और के लापता होने की पुष्टि करता है।
वह तब सभी को बुलाने के लिए घंटा बजाती है और उन्हें दिखाती है कि एमिली भी मर चुकी है। हत्यारे ने कविता से मधुमक्खी के डंक की नकल करने के लिए बुनाई की सुई का इस्तेमाल किया। एमिली के शव को उसके बिस्तर पर ले जाने के बाद फिलिप अपने कमरे में लौटता है, लेकिन पाता है कि उसकी बंदूक गायब हो गई है। वह एक बैठक के लिए बुलाता है और इंगित करता है कि उसने अपने कमरे को बंद कर दिया है, जिसका अर्थ है कि किसी के पास मास्टर कुंजी होनी चाहिए। एक बहस शुरू हो जाती है जब वे एक दूसरे पर हत्यारे होने का आरोप लगाने लगते हैं और तनाव तभी दूर होता है जब विलियम एक बहाने के रूप में पेश करता है कि उसे बाथरूम में कब्जा हो गया था। बाद में वे बंदूक के लिए हर कमरे की तलाशी लेते हैं और अपने कपड़ों में कुछ भी छिपाने से बचने के लिए वे केवल एक तौलिया या एक लबादा पहनने के लिए कपड़े भी उतारते हैं। वेरा उस स्विमिंग सूट में बदल जाती है जिसे उसने सिरिल की मृत्यु के दिन पहना था, जिससे उसे याद आता है कि सिरिल कैसे चाहता था कि वह ह्यूगो से शादी करे और उसकी मौसी बने। जब वह आईने में खुद को देखती है तो वेरा अंततः नोटिस करती है कि उसकी छत पर एक अजीब सा हुक है। बाद में जब वेरा फिलिप को सिर्फ एक तौलिया में देखती है, वह फ्लर्ट करने के एक मूक तरीके के रूप में अपने वस्त्र को पूर्ववत करने का फैसला करती है और वे एक दूसरे को उनके पहले नाम से पुकारना शुरू करने के लिए सहमत हो जाती हैं, इस बात से अनजान कि एडवर्ड उन्हें देख रहा है। सभी शयनकक्ष साफ हैं, इसलिए समूह घर के बाकी हिस्सों की खोज शुरू करता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। रात के खाने के लिए वे यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे डिब्बे से खाते हैं कि कुछ भी जहरीला नहीं है, जबकि कैमरा बंदूक को प्रकट करता है और चाबी एक भालू गलीचे के अंदर छिपी हुई है। बाद में जब वे पीते हैं, वेरा सिरिल और उसकी मां के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचती रहती है। ओलिविया ने बताया कि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो उसे नहीं पता था कि वह गर्भवती थी, इसलिए ह्यूगो ने सब कुछ विरासत में लेने के लिए कदम रखा, लेकिन जब सिरिल साथ आया तो उसके भाग्य के सभी सपने चकनाचूर हो गए। वेरा ने फैसला किया कि वह कुछ चाय बनाना चाहती है और सभी सुरक्षा के लिए उसके साथ रसोई में जाते हैं। पुरुष लॉरेंस से उसके द्वारा दी गई सभी मृत्युदंडों के बारे में पूछने का अवसर लेते हैं और लॉरेंस स्वीकार करता है कि वह प्रत्येक अपराधी को मरते हुए देखने गया था क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी थी। रिकॉर्डिंग में उस पर सेटन की हत्या करने का आरोप लगाया गया था, जिसे समाचार ने निर्दोष माना था, लेकिन लॉरेंस को सेटन की डायरी दी गई थी जहां उसने अपने द्वारा किए गए सभी गंदे कामों को लिखा था। सेटन अलग था क्योंकि उसने मृत्यु के समय लॉरेंस की आंखों में देखने के लिए हुड से इनकार कर दिया था और वह नजर अभी भी लॉरेंस को परेशान करती है। हंट शब्द सुनने से वेरा को सिरिल पास खड़ा दिखाई देता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आता है कि वह समुद्र तट पर ह्यूगो के साथ प्रफुल्लित हो रही थी। बाद में लॉरेंस पढ़ने के लिए लिविंग रूम में चली जाती है और वेरा अपने बेडरूम में लौट आती है। जब वह अपना चेहरा धो रही होती है, सिरिल उसके पीछे दिखाई देता है और अचानक एक हाथ सिंक पर दिखाई देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही सिरिल की मौत की यादें उसके दिमाग में भरती हैं, फिलिप और एडवर्ड कमरे में आते हैं और उसे फर्श पर पाते हैं, यह समझाते हुए कि उसे पैनिक अटैक आया था। वह उस ब्रांडी को ठुकरा देती है जो विलियम उसके लिए लाता है, क्योंकि उसे संदेह है, इसलिए फिलिप एक बंद बोतल की तलाश में जाता है। समूह पीना शुरू कर देता है और वेरा के बेडरूम में अजीब हुक पर चर्चा करता है, लेकिन वेरा के चिल्लाने पर उन्हें अचानक एहसास होता है कि लॉरेंस नहीं आया था। वे नीचे भागते हैं और पाते हैं कि लॉरेंस को उनकी पढ़ने की कुर्सी पर गोली मार दी गई है, जैसा कि कविता कहती है। शव को संबंधित बेडरूम में ले जाया जाता है और जब हर कोई आरोपों पर बहस करता है, वेरा एक और मूर्ति को गायब पाती है। समूह इस तथ्य से नफरत करता है कि वे मरने के लिए इंतजार कर सकते हैं, इसलिए वे एक पार्टी देने का फैसला करते हैं जहां वे नशे में हो जाते हैं और आरोपों के साथ रिकॉर्डिंग सुनते समय एंथनी के अवैध ऊपरी उपभोग करते हैं। नृत्य करते समय फिलिप और वेरा बहुत करीब आ जाते हैं और एडवर्ड विलियम को युवा जोड़े के एक साथ काम करने के अपने संदेह के बारे में बताता है। फिलिप वेरा से वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और जब सभी के सोने का समय हो जाता है तो फिलिप वेरा के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाता है ताकि वे व्यस्त होकर रात बिता सकें। इस बीच विलियम उस रात के बारे में सोचता है जब उसका कैदी मरा था। गरीब लड़के पर एक सार्वजनिक बाथरूम में अन्य पुरुषों को अनुपयुक्त रूप से देखने का आरोप लगाया गया था और विलियम खुद को उस लड़के को जाने देने की कल्पना करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी कल्पना में भी वह उस लड़के को मार डालता है। उस समय विलियम एक शोर सुनता है और एडवर्ड को नीचे दौड़ता हुआ देखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, इसलिए वह फिलिप को लेने जाता है ताकि साथ में उसका पीछा कर सके। वेरा कमरे में अकेली रह जाती है और फिर से अतीत के बारे में सोचने लगती है। सिरिल को बचाने की कोशिश करते हुए लगभग डूबने के बाद जब वह अस्पताल में थी, तब ह्यूगो ने उससे मुलाकात की, जिसने उसके प्रति बहुत ठंडा व्यवहार किया। उसने उसे सूचित किया कि उसे निकाल दिया गया था क्योंकि अब उसके पास देखने के लिए कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने उसके लिए कुछ पैसे छोड़ दिए और उसे फिर से देखने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद फिलिप और विलियम एडवर्ड को मिले बिना वापस लौट जाते हैं, लेकिन फिलिप को अपनी बंदूक अपने बिस्तर पर पड़ी हुई मिलती है और एक अन्य मूर्ति गायब हो जाती है। वेरा याद करती है कि अगली मौत एक रेड हेरिंग से होती है और सोचती है कि एडवर्ड अभी भी जीवित है, खासकर जब से पार्टी का विचार उसका था। विलियम सोचने लगता है कि क्या वे सब पहले ही मर चुके हैं और यह नरक है, अंत में स्वीकार करते हुए कि उसने अपने कैदी को मार डाला और फिलिप को उसे शांत करना होगा। बाद में विलियम एडवर्ड की तलाश शुरू करता है, तभी अचानक एक विशाल भालू उसके पीछे आता है। फिलिप और वेरा एक बड़ी आग शुरू करने के इरादे से चट्टान पर जाते हैं, जिससे नाव का ध्यान आकर्षित हो सकता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि विलियम उनके साथ नहीं आया था। वे घर लौटते हैं और भालू के गलीचे के नीचे विलियम को मृत पाते हैं। कविता से चिड़ियाघर के भालू से मिल खाते हैं। अब टेबल पर सिर्फ 2 मूर्तियां बची हैं। फिर फिलिप और वेरा चट्टान पर लौटते हैं और देखते हैं कि अब चट्टानों पर कुछ ऐसा है कि ज्वार कम हो गया है। यह एडवर्ड निकला जो भी मर चुका है। वेरा फिलिप से शरीर को हिलाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वेरा उसकी जेब से बंदूक चुरा लेता है, यह सोचकर कि वह हत्यारा है। फिलिप उससे बंदूक लेने की कोशिश करता है और संघर्ष में उसके कंधे पर गोली लग जाती है। वेरा तब तक बची हुई सभी गोलियां मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाता।
जैसे ही वेरा एक ब्रेकडाउन से गुजरती है, वह उस दिन को याद करती है जब उसने सिरिल की मौत को एक दुर्घटना होने के बारे में अदालत में गवाही दी थी। उसने समझाया कि वह सिरिल को बचाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, उतनी तेजी से दौड़ी, फिर भी वह समय पर नहीं पहुंच पाई और ह्यूगो को छोड़कर सभी ने उस पर विश्वास किया। जब उन्होंने निजी तौर पर बात की, तो ह्यूगो ने बताया कि उसने गेम खेलते समय उसे दौड़ते हुए देखा था और वह बहुत तेज थी, इसलिए उसने सोचा कि सिरिल को मरने देने के लिए उसने खुद को धीमा कर लिया है। वेरा ने इससे इनकार किया, लेकिन उसकी याद में यह पता चला कि सिरिल ने चोरी नहीं की थी। वेरा ने उसे तैरने जाने के लिए कहा और उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी की ताकि ह्यूगो को धन विरासत में मिल सके। उसी समय वेरा फिर से सिरिल को देखती है, जो उसे अपने बेडरूम में हुक दिखाने के लिए घर वापस ले जाता है। अब उसके पास एक रस्सी है। वेरा कुर्सी पर बैठ जाती है और कविता की तरह चीजों को समाप्त करने का फैसला करती है, केवल अपना मन बदलने के लिए जब वह दरवाजा खुला देखती है और लॉरेंस अंदर आती है। मुश्किल से सांस ले रहा है और सुन रहा है कि लॉरेंस क्या कहना चाहता है। यह पता चला है कि ओवेंस मौजूद नहीं है और लॉरेंस द्वारा मारे गए मेहमानों के लिए न्याय पाने के लिए सब कुछ एक योजना थी। उसने फ्रिज से चुराए गए लीवर और गुर्दे का उपयोग करके अपनी मौत को नकली बना दिया था और जब उसने इसकी पुष्टि की तो सभी ने डॉक्टर पर विश्वास किया, लेकिन एडवर्ड ने उनके गठबंधन के लिए झूठ बोला था। लॉरेंस बताते हैं कि सेटन की डायरियों को सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि वे बहुत परेशान करने वाली थीं, लेकिन उन्होंने लॉरेंस में कुछ जगाया और जब सेटन ने उसे देखा जब वह मर गया तो लॉरेंस अंततः समझ गया कि वे वही थे। लॉरेंस का ट्यूमर कभी ठीक नहीं हुआ और वह कविता के साथ अपनी मौत का मिलान करने के लिए बंदूक का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस तरह पुलिस को 10 शव मिलेंगे लेकिन कोई हत्यारा नहीं क्योंकि वे अस्तित्वहीन ओवेंस का पीछा कर रहे होंगे। वेरा उसे बताता है कि उसके लिए कोई भी गोली नहीं बची है, इसलिए उन्हें एक साथ लेट जाना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि फिलिप ने उन सभी को मार डाला। हालांकि लॉरेंस कुर्सी को हिलाता है और अंत में वेरा को मार देता है क्योंकि वह खुलासा करता है कि उसके पास अभी भी वह गोली है जो उसने अपनी खुद की मौत को नकली बनाने के लिए बंदूक से ली थी। बाद में लॉरेंस भोजन कक्ष में जाता है और 10 मूर्तियों को फिर से एक साथ रखता है। वह कुर्सियां और पेय तैयार करता है ताकि ऐसा लगे कि उसके पास कंपनी है, फिर कविता की तरह ही योजना को पूरा करने के लिए बंदूक का उपयोग करता है।